everyone, welcome to Exact IAS. I am Bhavya Bansal and I will be discussing the key features of Budget 2024-2025 presented by Nirmala Sitharaman, our Finance Minister, on 23rd July. First of all, let me discuss the constitutional provisions of budget. See, there is no word budget mentioned in the constitution. There is the word annual financial statement under articles 112 to 117. Majorly article 112 discusses of the annual financial statement of the government. लेमन लैंग्वेज में बजट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स अपनी स्पेंडिंग से रिलेटेड पब्लिक को जानकारी देती है, पार्लियामेंट को जानकारी देती है कि आने वाले साल में वो कहाँ कहाँ से रेवेन्यू अर्न करेगी और किस किस सेक्टर पे वो कैसे कैसे स्पेंड करेगी, कौन से सेक्टर को प्रायोरिटाइज कर रही है, कहाँ से वो टैक्स रिड्यूस कर रही है, कहाँ पे टैक्स इंक्रीज कर रही है और किस तरह से वो अपनी फाइनेंसेस अपने डेफिसिट्स बोरोइंग्स मैनेज करने वाली है। नॉनदलेस अभी हम सभी फीचर्स देखते हैं इसके। सबसे पहले इस बार के बजट में डिस्कस किया गया 4 मेजर ग्रुप्स की हमारा फोकस जो है इस साल वो 4 मेजर ग्रुप्स की डेवलपमेंट की तरफ रहेगा। पहला रहेगा पुअर पीपल जो कि हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, जो अपनी जिनके पास इतने मीन्स नहीं है कि वो एक अच्छी लाइवलीहुड जी सकें। नेक्स्ट आते हैं महिलाएं, विमेन एम्पावरमेंट और विमेन को कैसे ऊपर लेकर आना है, उनकी डेवलपमेंट की क्या चीजें करनी है, उस स्कीम्स पे उस सेक्टर पे गवर्नमेंट वर्क करेगी। युवा, आजकल बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के ऊपर पेपर लीक, देयर आर मेनी हॉट टॉपिक्स गोइंग ऑन दीज डेज। तो यूथ है कि और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके पास यूथ की बहुत ज्यादा परसेंटेज है, तो हमारा बहुत फोकस होना चाहिए कि हम यूथ को कैसे आगे लेकर आते हैं, उनको बीट एंटरप्रेन्योरशिप में या उनकी एजुकेशन में, जॉब्स में कैसे हेल्प कर सकते हैं। और फिर लास्ट होगा अन्नदाता फार्मर्स। सी हमने देखा पिछले 2-3 साल से ही फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं ये, और बहुत ज्यादा फार्मर सुसाइड हो रहे हैं। तो वो किस वजह से हो रहे हैं और कौन कैसी फार्मिंग टेक्निक से फार्मर्स अच्छा अर्न कर सकते हैं, प्लस उनको सुसाइड जैसे हार्श कदम ना उठाने पड़े। तो इन सब पे गवर्नमेंट ने वर्क किया, एमएसपी पे वर्क करा है। हम आगे धीरे धीरे एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। नाउ मेजर थीम्स, इस बजट की थीम्स क्या हैं, जो स्कीम्स हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, वो किन चीजों के इर्द गिर्द घूमते हैं कि जो ऊपर हमने जो ग्रुप्स डिस्कस करे हैं वो कैसे उनको हेल्प मिलेगी। सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट। सी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो यूथ को हेल्प मिलेगी, स्किलिंग होगी, यूथ एम्प्लॉयबल बनेगा तभी उसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। थर्ड इज द एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दीज आर द स्मॉल बिजनेस हाउसेस और स्मॉल इंडस्ट्रीज जो कि अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनको गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर रही है, बी इट इन फंडिंग, बी इट इन सब्सिडीज, एनीथिंग। और फोर्थ है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे देश का जिसको गवर्नमेंट आगे लेके आना चाहती है, बिकॉज इनकी इनकम लेवल ऐसा होता है कि ज्यादा तो इतना नहीं हो पाता, कम होता है तो दे सम स्लाइड इन अंडर द पॉवर्टी लाइन और लो इनकम ग्रुप एंड देयर इज नो स्टेबिलिटी इन देयर इनकम। आगे बढ़ने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रायोरिटीज डिस्कस की थी, 9 प्रायोरिटीज एक विकसित भारत बनाने के लिए, एक डेवलप्ड भारत बनाने के लिए। वो हम एक बार डिस्कस करते हैं। यस, तो किन किन सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज किया है, उनकी ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी के लिए क्या हो रहा है। तो फर्स्ट इज द प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट गवर्नमेंट फोकस करना चाहती है एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग पे। फिर इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, जस्टिस भी प्रॉपर मिले और ह्यूमन रिसोर्स मतलब हम जैसे आप और मैं, हम एक ह्यूमन रिसोर्स कैसे बन सकते हैं, हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, वो करना है। और इंक्लूसिव वे में करना है कि ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पूरी सोसाइटी की। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर, अर्बन डेवलपमेंट कैसे होगी, एंड एनर्जी सिक्योरिटी पे ध्यान रहेगा। एनर्जी सिक्योरिटी मतलब कि पूरे देश में कैसे एनर्जी की सप्लाई बढ़ानी है और रिन्यूएबल कैसे करनी है, सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ कैसे जाना है, वैसी स्कीम्स और उस चीजों पे फोकस रहेगा गवर्नमेंट का।
देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड लास्ट रहेगा नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में मैं आपको थोड़ा हाईलाइट बताती हूँ। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कैसे डिजिटलाइजेशन हो रही है, कैसे हम अपने जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं या कोई भी रिकॉर्ड्स है उसको डिजिटलाइज करके एक इवन बेस बना रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो कोई मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन ना रहे। हम इन सभी प्रायोरिटीज को वन बाय वन देखेंगे और क्या गवर्नमेंट स्कीम्स लाने की सोच रही है या लेकर आ चुकी है जो इन सेक्टर्स को हेल्प कर रही है प्रायोरिटाइज करने में। ओके, नाउ विल डिस्कस। यस, फर्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी एंड resilience इन एग्रीकल्चर। सी पहले तो गवर्नमेंट चाह रही है कि वो इन्वेस्ट करे एग्रीकल्चर रिसर्च में। कोई भी चीज हम तब अच्छे से समझ पाते हैं जब उस पर कोई रिसर्च हो, हमारे पास उस पर कोई डॉक्यूमेंटेशन हो कि यस अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो उस पर क्या हुआ। जब तक रिसर्च होगी, जब तक रिसर्च नहीं होगी तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हेल्पफुल हैं या नहीं है, उसी से ही फिर हमें आगे पता चलता है कि क्या उसका हेल्प रहेगी या क्या उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी। आत्मनिर्भरता फॉर ऑयल सीड्स सच एज मस्टर्ड, ग्राउंड सीसम, सोयाबीन। हम सबको पता है कि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का इम्पोर्ट्स का बहुत बड़ा हिस्सा है ऑयल सीड्स एंड और रिफाइंड ऑयल भी, हम पाम ऑयल भी हम बहुत ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हम आत्मनिर्भर बन जाएं, बहुत हम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दें ऑयल सीड्स की। Third is the national cooperation policy. See, cooperative societies are always beneficial for the economy. बहुत ज्यादा सोसाइटी को गिव करते हैं ये rather than taking from the society. एक एग्जाम्पल है अमूल का, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कि डेयरी रिवोल्यूशन लेकर आई है एक तरह से। तो ये ऑलराउंड डेवलपमेंट अलग अलग कोऑपरेटिव एजेंसीज मिलकर या अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकती है जिसमें कि गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है टू टेकिंग फर्दर देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन में हेल्प करेगी। रिलीज ऑफ न्यू वैरायटीज, सी new high yielding varieties and climate resilient varieties of 32 field and horticulture crops will be released for cultivation of farmers। अभी हम देखते हैं कि प्रॉपर इरिगेशन नहीं मिली, ड्राउट लाइक कंडीशंस हो गई या फ्लड लाइक कंडीशंस हो गई हैं, या प्रॉपर इरिगेशन नहीं हुई है, प्रॉपर पेस्टिसाइड्स केमिकल्स नहीं मिले हैं, तो फिर क्रॉप का उतना यील्ड नहीं रहता और समटाइम्स देयर इज अ मेजर क्रॉप फेलियर। that that is also a major reason why farmers commit suicide because they are unable to pay their loans। अगर हम पहले ही हाई yielding वैरायटी उनको सीड्स दे देंगे या वैसे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाने देंगे कि जो क्लाइमेट रेजिलिएंट है, थोड़ी कम बारिश हुई थोड़ी ज्यादा बारिश हुई डजंट मैटर, तो फिर दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स। गवर्नमेंट चाहती है नेचुरल पर फार्मिंग पे फोकस हो, विदाउट पेस्टिसाइड्स केमिकल्स वाली हो, और उस पे वो 1 करोड़ फार्मर्स को हेल्प करने वाली है। और ये मेजर एक चीज देखी गई श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट चाहती है कि जो एक हमारा फिशरीज है, हमारे श्रिम्प होगा, इसकी हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं ताकि ये फार्मिंग को फिशरीज के थ्रू हेल्प मिले। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली है, इशुएंस ऑफ जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड्स। Moving on to the second priority of the government, that is employment and skilling। सी बेरोजगारी अब बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, बहुत ज्यादा यूथ है हमारे देश का जो कि अनएम्प्लॉयड है। तो उसको टैकल करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने 5 स्कीम्स लेकर आई है। पहले हम 3 स्कीम्स डिस्कस करते हैं। स्कीम 1 है फर्स्ट टाइमर्स के लिए, मतलब फ्रेशर्स के लिए। इसमें क्या है कि जो फ्रेशर्स को जॉब लगती है 3 इंस्टॉलमेंट्स में अप टू 15,000 उनको अलग से गवर्नमेंट पे करेगी, उनको अलग से सपोर्ट करेगी और इट इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 210 लाख यूथ टू 10 lakh youths are going to benefit from the scheme। The scheme B is linked to first time employees incentive to both employee and employer for EPFO contributions in a specified scale for the first 4 years। अगर कोई भी एम्प्लॉय कंपनी ज्वाइन करता है तो उसके फर्स्ट 4 years ऑफ एम्प्लॉयमेंट में
जो ईपीएफओ फंड होता है जिसमें एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, उसमें गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करने वाली है, and there is an estimate that it will benefit 30 lakh of youth. Scheme third, supposed to employers. Government will reimburse EPFO contributions of employers up to 3,000 per month for 2 years for all new hires. जो भी एम्प्लॉयर नए यूथ को हायर कर रहा है, नए एम्प्लॉयज रख रहा है, उनकी ईपीएफओ के प्रति जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है उसमें 3,000 रुपीज पर मंथ फॉर 2 years गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट. इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयर का उतना पैसा बचेगा 3,000 रुपीज पर मंथ फॉर 2 years ऑन ऑल द न्यू हायर्स. तो उससे क्या होगा, इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 50 लाख जॉब्स. जब एम्प्लॉयर्स के पास पैसा बच जाएगा तो वो और जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं और पीपल को हायर कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्कीम, सो पीएम पैकेजेस फोर्थ स्कीम. इसमें क्या होगा कि 20 लाख यूथ विल बी स्किल्ड ओवर अ 5 year पीरियड. पूरा 5 साल का ये पैकेज है, 5 साल की एक स्कीम है जिसके अंदर 20 लाख यूथ को स्किल करा जाएगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग. इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट फोकस कर रही है हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स पे और लोन्स भी देने में इंटरेस्टेड है. एवरी ईयर 25,000 स्टूडेंट्स को कौन से फंड से, गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड से, और लोन्स होंगे अप टू 7.5 लाख तक. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रायोरिटी, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस. इंक्लूसिव का मतलब होता है कि हर सेक्टर, be it the low income level, high income level or middle income level, or all sections of the society, all cultural people of different cultures, of different backgrounds, different states, हम सभी का चाहेंगे कि एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और होलिस्टिक हो और सबको सोशल जस्टिस मिले. इसके लिए कुछ स्कीम्स लाई गई हैं, जैसे कि पूर्वोदय स्कीम, विकास भी विरासत भी. ये स्कीम मेजरली फोकस करने वाली है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को, दैट इज बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश. और ये एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन सब स्टेट्स के लिए जनरेट करने वाली है, एक विकसित भारत के लिए. नेक्स्ट, एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विद इन डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल नोड एट गया. मोर देन 3 लाख रुपीज करोड़ की स्कीम्स बनाई जाएंगी वुमेन और गर्ल्स के लिए इसके अंडर, सोशल जस्टिस और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर. नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान. इसमें क्या होगा कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मेजरली ट्राइबल कम्युनिटीज की, कवरिंग 63,000 विलेजेस एंड बेनिफिटिंग मोर देन 5 करोड़ ट्राइबल पीपल. इनके लिए इनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान. Next is more than 100 branches of India Post Payment Bank will be set up in the Northeast region. Northeast region है जो इंडिया का, that is more or less disconnected with the mainland. तो उसको और ज्यादा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए मोर देन 100 ब्रांचेस खोली जाएंगी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक. और इस बजट में एक मेजर हाईलाइट ये भी थी कि हमने एक स्पेशल फोकस देखा बिहार की तरफ. वी ऑल नो दैट इस बार भी द रूलिंग पार्टी बीजेपी, उनको एक फुल मेजोरिटी नहीं मिली थी, तो दो मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे, वन फ्रॉम बिहार एंड वन फ्रॉम आंध्र प्रदेश. सो इट इज एविडेंट इन द बजट कि उनको एक स्पेशल एलोकेशन मिली है रिसोर्सेज की. लेट अस सी क्या मिली है. Yes. So there has been a special package for Bihar, almost an allocation of 26,000 crore rupees for road projects in Bihar. बिहार के रोड प्रोजेक्ट, बिहार की सभी सड़कों को अच्छे नियमित तरीके से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बनाने के लिए, रोड मैप अच्छी तरह बनाने के लिए 26,000 करोड़ रुपीस के एलोकेशन करने का प्लान है गवर्नमेंट का. मोरोवर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेजेस और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा. और जो स्कीम हमने अभी डिस्कस की पूर्वोदय, उसमें वहीं उसी सेंटर के जो ईस्टर्न पार्ट के स्टेट्स हैं उन पे फोकस किया जाएगा. नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में
we all know that after the division of Telangana and Andhra Pradesh की कोई कैपिटल सिटी अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, तो गवर्नमेंट अराउंड 15,000 करोड़ रुपीज अमरावती, जो कि एक आंध्र प्रदेश की कैपिटल होने वाली है, उस पर फोकस करेगी, उस पे उसके रीऑर्गेनाइजेशन पे दे रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गवर्नमेंट का ही डॉक्यूमेंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फुल डिटेल में सब उसके क्या वो करने वाली है, बजट में जो भी बताया गया वो सब डिस्कस। तो फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 15,000 करोड़ विल बी अरेंज इन दिस वेरी फाइनेंशियल ईयर टू सपोर्ट द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसमें क्या होगा, मेजर चेंजेस लाए जाएंगे, मेजर प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे, जिससे कि अमरावती की डेवलपमेंट हो और आंध्र प्रदेश को एक होलिस्टिक स्टेट का प्रॉपर वर्किंग उसकी अच्छी चल सके। मूविंग ऑन टू द फोर्थ प्रायोरिटी, that is the manufacturing and services sector. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दैट इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर, भी हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली सर्विसेज सेक्टर, तो हमेशा से स्टार्टिंग से इंडिया हैज बीन अ सर्विस सेक्टर लेड इकोनॉमी, उससे ही हमारा बूम आया था। सो हम अलग अलग स्कीम्स देखेंगे, इसके अंडर मेजर फोकस रहेगा गवर्नमेंट का एमएसएमई पे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा क्रेडिट, ज्यादा गारंटी स्कीम्स देना चाहती है, मुद्रा लोन्स देना चाहती है, और जो मुद्रा लोन की तरुण कैटेगरी के अंडर 10 लाख रुपीज की लिमिट थी वो बढ़ाकर अब 20 लाख रुपीज कर दी गई है। और बहुत ही क्रेडिट सपोर्ट और एमएसएमई यूनिट्स फॉर फूड इरेडिएशन, क्वालिटी, सेफ्टी टेस्टिंग, इन सब में बहुत हेल्प करने वाली है गवर्नमेंट एमएसएमई सेक्टर को। और देयर विल बी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, रेंटल हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज देने वाली है प्रॉपर, और क्रिटिकल मिनरल्स मिशन फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग, ओवरसीज एक्विजिशन, मिनरल सेक्टर को यहाँ पे एक फोकस दिया गया है। एंड हम 5 स्कीम्स डिस्कस कर रहे थे पहले, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हमने 4 स्कीम्स डिस्कस कर ली थी। अब ये एक लास्ट 5th स्कीम है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, स्किलिंग भी दे दी, ईपीएफओ फंड में भी कंट्रीब्यूट कर दिया जब स्टार्ट किया, तो 15,000 का इंस्टॉलमेंट्स में भी दे दिया। बट जब ये सब स्किल हो गया, वर्कर सब कुछ हो गया, तो उनको एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी दी, उनको जॉब रेडी बनाया, उनको फर्स्ट एक्सपीरियंस दिया। कैसे? इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन 500 टॉप कंपनीज टू 1 करोड़ यूथ इन 5 years। इट इज अ लॉन्ग टर्म स्कीम, 5 years तक का प्लान है पूरा, और 1 करोड़ 1 करोड़ युवा जो है वो इसमें बेनिफिट करने वाले हैं। और अलाउंस ऑफ 5,000 rupees per month along with a one-time assistance of rupees 6,000 through the CSR funds। एक बार के लिए वन टाइम पेमेंट 6,000 रुपीज दी जाएगी, और हर मंथ का क्या स्टाइपेंड जो होता है हमारे इंटर्नशिप में वो होगा 5,000 रुपीज। तो ये गवर्नमेंट एक मेजर ब्रेक थ्रू लाई है 5 स्कीम से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए। मूविंग ऑन टू दी 5th प्रायोरिटी, दैट इज दी अर्बन डेवलपमेंट। हमने रूरल डेवलपमेंट बहुत देखी, बट आजकल देखा जा रहा है कि अर्बन सेक्टर्स में भी कुछ चीजें हैं, कुछ अर्बन सेक्टर्स के अंदर कुछ सब सेक्टर्स हैं, कुछ कम्युनिटीज हैं जो कि उतना डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, देर आर स्ट्रगलिंग, तो गवर्नमेंट उन्हें हेल्प करना चाहती है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट वुमेन को प्रॉपर्टी परचेजिंग में आगे लाना चाहती है। इट इज एनकरेजिंग स्टेट्स टू लोअर स्टैम्प ड्यूटीज फॉर प्रॉपर्टीज परचेज्ड बाय वुमेन। इससे क्या होगा कि मोर एंड मोर प्रॉपर्टीज विल नाउ बी रजिस्टर्ड अंडर वुमेन ओनर्स, तो ये एक महिलाओं के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। स्ट्रीट मार्केट्स, ये जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है पहले ही बहुत फोकस कर रही थी, बहुत ही कैंपेनिंग कर रही थी शॉप लोकल पे, शॉप लोकल, तो ये गवर्नमेंट फोकस कर रही है, स्कीम लेकर आ रही है टू डेवलप 100 वीकली हार्ट्स और स्ट्रीट फूड हब्स इन सिलेक्टेड सिटीज। नेक्स्ट होगा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत एम्प्लॉयज हैं हमारे, नेशनल कैपिटल को ले लीजिए, दिल्ली टू नोएडा, दिल्ली टू गुड़गांव, गुड़गांव टू दिल्ली, बहुत ट्रांजिट चलता रहता है, तो उसके ऊपर एक डेवलपमेंट प्लान कोई ला रही है 14 लार्ज सिटीज में, कि प्रॉपर ट्रांजिट हो जाए, उनका ओरिएंटेड डेवलपमेंट हो।
वाटर मैनेजमेंट हमें एक ही बेसिक नेसेसिटी है कि क्लीन वाटर मिले सबको। तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रमोट वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब सैनिटेशन और वाटर से रिलेटेड कि प्रॉपर अर्बन एरियाज में। अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि बैंगलोर में बहुत ज्यादा वाटर क्राइसिस हो गया था। देयर वाज पीपल देयर कुड नॉट गो टू देयर ऑफिसेज बिकॉज देयर वाज नो वाटर फॉर ड्रिंकिंग, नो वाटर फॉर बेथिंग, एनीथिंग। सो ये वाटर क्राइसिस मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट का एक मेजर फोकस रहेगा। और अर्बन डेवलपमेंट के अंदर ही हाउसिंग एक बहुत बड़ी नीड, जैसे हम एक सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली, लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री बन चुके हैं पूरे कंट्री में, तो हमें हाउसिंग ऑब्वियसली एक मेजर नीड है। तो इसका पीएम आवास योजना 2.0 इसका सेकेंड वर्जन गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है। इसमें क्या होगा कि अर्बन पुअर के लिए 1 करोड़ अर्बन पुअर के लिए हाउसिंग प्रोवाइड की जाएगी। और एक और मेजर न्यूज इसमें ये है कि जो रेंटल हाउसिंग मार्केट है उसको और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा, जो उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है उसका ध्यान रखा जाएगा, और पॉलिसीज और रेगुलेशंस बनाई जाएंगी कि ये प्रॉपर एक लीगल सिस्टम फ्रेमवर्क से चले सब कुछ। नंबर 6 दैट इज एनर्जी सिक्योरिटी। अभी हम देख रहे हैं कि पूरे हर एक डिस्ट्रिक्ट तक हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, प्रॉपर एनर्जी सप्लाई नहीं है। और एक मेजर फोकस देखा जाएगा रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी पे, मेजरली फोकसिंग ऑन द सोलर पावर। लेट्स सी। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेटाइजेशन प्रमोट करने वाली है गवर्नमेंट। पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी लेके आ रही है फॉर इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज। एक प्रॉपर जो रिन्यूएबल एनर्जी हम बनाते हैं उसको मेजरली हम स्टोर कैसे करेंगे उस पर पॉलिसी लेकर आ रही है। AUSC थर्मल पावर प्लांट्स को प्रमोट करने वाली है। इसमें जॉइंट वेंचर लेके आ रही है गवर्नमेंट NTPC और भेल का, टू सेटअप अ फुल स्केल 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाली है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में, मतलब इसमें न्यूक्लियर एनर्जी प्रमोट कर रही है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी प्रमोट कर रही है, और थर्मल पावर प्लांट्स में भी एक मेजर चेंज लेकर आ रही है। एनर्जी ऑडिट, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर शिफ्टिंग ऑफ माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज टू क्लीनर फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्री। देखिए बड़ी इंडस्ट्रीज के पास तो बहुत ज्यादा टेक्निकल नो हाउ है और उन्हें पता है कि उन्हें रिन्यूएबल की तरफ कैसे जाना है और अपनी एनर्जी सेविंग भी कैसे करनी है। बट जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, अगर गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव से, एक ऑडिट से उनको एक फोकस देती है, एक उनको प्रायोरिटी देती है इसकी, वो शिफ्ट कर सकें, इफेक्टिवली शिफ्ट कर सके, इकोनॉमिकली शिफ्ट कर सके एक बेटर फॉर्म ऑफ एनर्जी से क्लीनर फॉर्म, तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होगा बहुत। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसी के अंडर एक स्कीम है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इससे क्या होगा, सबसे पहले इसमें 3 चीजों में हमें बेनिफिट दिख रहा है। 1 करोड़ हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है। इससे क्या होगा, ये इस स्कीम से गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि मोर एंड मोर हाउस होल्ड सोलर पैनल्स लगवाएं अपने घरों में और सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करें। उससे बेनिफिट क्या दे रही है गवर्नमेंट, 1 करोड़ हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रही है बिल्कुल। और ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी, अप टू 300 यूनिट्स एवरी मंथ। कोई भी एक मिडिल क्लास नॉर्मल 4-5 या इवन 6 मेंबर्स की फैमिली है तो इन नॉर्मल मंथ्स, नॉट इन वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट्स, 300 यूनिट्स इज द एवरेज बिल। तो वो तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर ही रही है, वो सब्सिडाइज के करिए दे ही रही है पूरा। तो ये बेनिफिट होगा पब्लिक को, जनरल को। एंड 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन एंड 14 लाख एप्लीकेशन सो फार। ये गवर्नमेंट बता रही है कि सोलर एनर्जी में इस स्कीम के अंडर कितने ज्यादा 1.28 करोड़ तो रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं। तो हम और इंक्लूसिव बनाना है इसको, सोलर एनर्जी को और ज्यादा प्रमोट करना है हाउस होल्ड सेक्टर में भी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी। नेक्स्ट 7th प्रायोरिटी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। सी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन है। अगर हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, ना हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ना हमारा सर्विसेज सेक्टर, कम्युनिकेशंस, एग्रीकल्चर, कोई भी एक प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आती है, वो सभी चीजें
जो हमें हेल्प करती हैं आगे बढ़ने में, जो हमें फैसिलिटेट करती हैं हमारे प्रोडक्शन में, हमारे आउटपुट को मार्केट तक पहुंचाने में। इसमें सर्विसेज होती हैं, बीट कम्युनिकेशन सर्विस, और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा रोड डेवलपमेंट हो गया, हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब। तो इसमें पहले क्या देखा जाता था, इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट जनरली 3 to 4 लाख करोड़ रुपीज देती थी, या कम परसेंटेज ऑफ जीडीपी देती थी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और ट्रांसपोर्ट हो गया, ये इन सब के लिए कम्युनिकेशन हो गया। इस बार क्या है, 11,11,111 करोड़ रुपीज, दैट इज ऑलमोस्ट 3.4% ऑफ जीडीपी। इतना फंड गवर्नमेंट एलोकेट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। So that is a major breakthrough. We are going to see major changes inshallah आगे। And next is 1.4 lakh crore to states as long term interest free loans to support resource allocation। सी ये जो है ना लॉन्ग टर्म लोन, ये ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 5 years का, दिस कैन गो अप टू 30-40 years। बट स्टेट्स को फिर भी एक इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी 25,000 रूरल हैबिटेशंस की। नेक्स्ट इज इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर ही काम कैसे करेगा जब प्रॉपर फ्लड्स, जो फ्लड एक मेजर इशू है इंडिया का, बिकॉज मानसून सीजन में अभी हमने देखा, अभी मानसून सीजन चल रहा है कि मेजर सिटीज, बड़े बड़े सिटीज, लो लाइंग एरियाज तो हैं, मेजर सिटीज में भी बहुत फ्लडिंग प्रॉब्लम है, प्रॉपर सीवरेज सिस्टम नहीं है, तो उसको करने के लिए, प्रॉपर इरिगेशन देने के, प्लस फ्लड को कैसे मैनेज करना उसको, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी। असम में बहुत ज्यादा फ्लड्स आ गए थे, असम, सिक्किम, उत्तराखंड में हेल्प करेगी। और रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन इन हिमाचल प्रदेश, हमें पता है हिमाचल प्रदेश हिली एरिया है, तो वहां पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उस पे गवर्नमेंट फोकस करने वाली है। और एक इंटरस्टेट लिंक बना रही है, किसके ऊपर, सच एज कोसी मेची का जैसे बनाया था, वैसे 20 अदर ऑनगोइंग और न्यू स्कीम्स में वो बनाने वाली है। इट विल हैव एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 11,500 करोड़। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर ही कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके अंदर और सब सेक्टर्स है मेजर, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट फोकस कर रही है। टूरिज्म सेक्टर इज वन प्लेस। उसमें क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर एंड महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर इन गया। किसके मॉडल पे, काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर के मॉडल पे ये गया में ये कॉरिडोर बनाने की गवर्नमेंट सोच रही है। और कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट फॉर राजगीर विल बी अंडरटेकन। डेवलपमेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, इसको एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहती है, जो कि हमारे हिस्ट्री के लवर्स हैं जो चाहते हैं कि पुरानी यूनिवर्सिटीज किस तरह से वर्क कर रही थी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था उनका, तो वहां पे टूरिज्म प्रमोट करना चाहती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट, असिस्टेंस टू डेवलपमेंट ऑफ ओडिशा सीनिक ब्यूटी टेम्पल्स। और उड़ीसा का भुवनेश्वर जो है एक जगह, वहां पे भी कहा जाता है इट इज सिटी ऑफ टेम्पल्स, इतना ब्यूटीफुल है उड़ीसा, इतने टेम्पल्स है वहां पे, बट वहां इतना टूरिज्म इतना एक्सपैंडेड नहीं है, इतना प्रोमोटेड नहीं है, तो वहां गवर्नमेंट प्रमोट करनी है टूरिज्म को। नेक्स्ट इज इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर कहीं पे भी इनोवेशन नहीं होगा, रिसर्च नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, तो एक टाइम आएगा जब ग्रोथ डेवलपमेंट एक स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। तो हर सेक्टर इम्पोर्टेंट है, हर सेक्टर में नई नई इनोवेशन आए, रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो। तो इसमें गवर्नमेंट एक मेजर फोकस एक स्पेसिफिक सेक्टर है, स्पेस इकोनॉमी, इस पे बहुत फोकस जा रहा है। वेंचर कैपिटल फंड ऑफ 1,000 crore rupees will be set up for this, and operationalization of the Anusandhan National Research Fund for basic research and prototype development, ये सब गवर्नमेंट करने वाली है। एंड द फाइनल प्रायोरिटी, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। इसमें क्या हो रहा है, मेजर चेंजेस क्या लेकर आ रही है,
कि जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स थे वो सभी बहुत फ्रेगमेंटेड थे। अगर किसी को अपने लैंड रिकॉर्ड्स निकालने हैं तो उसको दसियों जगह से, दसियों अपना किसी को पटवारी से, किसी को अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, हर अलग अलग ऑफिस से जाकर अपना एक नंबर लेके आना पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट्स निकालने पड़ते हैं। इट इज अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। और इसमें हम देखते हैं जब किसी में भी अगर प्रोसेस सिंप्लीफाइड नहीं होता, जैसे टैक्स अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं होती तो उसमें चोरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। वैसे ही अगर लैंड रिकॉर्ड्स प्रॉपर लीगलाइज तरीके से नहीं बने होंगे तो उसमें भी बहुत मेजर फ्रॉड्स के चांसेस है। तो गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, एक भू आधार स्कीम लेकर आ रही है, दैट इज द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिससे क्या होगा, आपको एक नंबर दिया जाएगा, उससे आपके सभी लैंड लिंक होंगे और उसको आपको उसी नंबर से पता चल जाएगा आपकी कौन सी लैंड आपके नाम पे रजिस्टर्ड। इससे क्या होगा, डिजिटलाइजेशन होगी ऑल कैडेस्ट्रल मैप्स की, सभी की, और एक ये प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड बन जाएगा जो कि हम पूरा एक यूनिफॉर्म सिस्टम बन जाएगा पूरे इंडिया में। और इसके अंदर क्या मेजर चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में लेकर आना चाह रही है हमारी गवर्नमेंट। एफडीआई ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को सिंप्लीफाई कर रही है, एनपीएस वत्सल्या योजना लेकर आ रही है, प्लान फॉर कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स एंड गार्जियंस फॉर माइनर्स लेकर आ रही है, और डेटा गवर्नेंस, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट ऑफ डेटा पे फोकस रहने वाला है। न्यू पेंशन स्कीम को ईज आउट कर रही है। और ये प्रायोरिटीज को डिस्कस करने के बाद अब हम चलते हैं एक देखने के लिए कि हमारे स्टैट्स कैसे वर्क कर रहे हैं, हमारे स्टैटिस्टिकल हमारा क्या परफॉर्मेंस चल रही है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट ऑब्वियसली कोविड में बहुत हाई चला गया था, उसको मैनेज किया गया है, फाइनेंशियल ईयर 23 में बहुत कम हो गया था, दैट इज अ वेरी गुड साइन। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ग्रीव एट 8.2%, विच इज अ वेरी वेरी गुड ग्रोथ रेट। और आगे भी अनुमान है कि 7% से ज्यादा ही ग्रोथ रेट रहने वाली है। लेट्स सी। PMI index expansionary था, decline in gross NPS of the scheduled commercial banks. This is a major good news, क्योंकि एक टाइम था जब बहुत ज्यादा हर बैंक के मतलब फेलियर के कगार पर आ चुका था, इतने नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स हो गए थे। बट धीरे धीरे गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स लेके आ रही है, बैंक्स रिवाइव कर रहे हैं और उनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। दैट इज अ वेरी गुड न्यूज। Decreasing fiscal deficit as a percent of GDP. That is very good. It is around 5.6%. Taming inflation. See, inflation में क्या policy follow करती है हमारी government? It follows a policy of snake in a tunnel. What is its policy? कि वो एक lower limit रखती है और एक upper limit रखती है. What is it? 4 plus minus 2. 6% तक मेजरली जानी चाहिए, मतलब 4+2 जानी चाहिए, या 4-2 2%। इन्फ्लेशन जो हमारी इकोनॉमी में है वो 2 और 6% के बीच में रहनी चाहिए। दैट इज टेमिंग इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन रेट हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कम आ रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बट अब ऐसे स्कीम्स ला रही है गवर्नमेंट, ऐसे चीजें कर रही है जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सके। ऐसे टैक्स चेंजेस करती है, इंटरेस्ट रेट चेंजेस करती है, जिससे कि इन्फ्लेशन एक चेक में रहे थ्रू आरबीआई। नाउ अ मेजर पोर्शन ऑफ, जो मेजर इंटरेस्ट का हमारा पोर्शन है, ये तो थी डेवलपमेंट की चीजें, बट जो हमें डायरेक्ट टैक्सेशन अफेक्ट करते हैं हम उसकी बात करने वाले हैं। गवर्नमेंट रिव्यू करने वाली है इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 को, चैरिटीज और टीडीएस को सिंप्लीफाई करने वाली है, लिटिगेशन और अपील प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने वाली है, और टैक्स बेस को और डीपन करने वाली है। और अभी सेक्टर स्पेसिफिक गवर्नमेंट ने कुछ चीजें बताई हैं जिसमें वो कस्टम ड्यूटी में क्या चेंजेस करी है। देखो, जिस सेक्टर को उसको प्रोत्साहन देना होगा, जिस सेक्टर को उसको आगे लाना होगा, उसमें वो कस्टम ड्यूटी कम करेगी उसके खर्चे कम करने के लिए। और जिस सेक्टर को उसको थोड़ा सा जिसको कहते हैं चेक करना होगा, चेक लगाना होगा जिस सेक्टर पे, उस सेक्टर पे वो कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर देगी। सो हम पहला देखते हैं, fully exempt 3 more cancer medicines from custom duties. So affordable medicines गवर्नमेंट कर रही है। कैंसर एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम दिख रहा है हमें, बहुत सारे आजकल तो हम
जिससे बात करते हैं ऑलमोस्ट इन एवरी सेकंड फैमिली देयर इज अ कैंसर पेशेंट। तो ये बहुत राहत मिलने वाली है, एंड इट्स मेडिसिन आर वेरी वेरी कॉस्टली। तो अगर उस पे कस्टम ड्यूटी कम हो जाएगी तो बहुत बेनिफिट होगा। रिड्यूस बीसीडी टू 15% ऑन मोबाइल फोन। डिजिटलाइजेशन हो रही है, डिजिटल जमाना है, तो मोबाइल्स चाहिए होते हैं। अगर उस पे कस्टम ड्यूटी कम होगी तो यूथ को भी बहुत फायदा होगा। और वैसे भी एक डिजिटलाइज करने के लिए इकोनॉमी को इट इज अ मेजर ब्रेक थ्रू। रिडक्शन इन द कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर to 6% and platinum to 6.4%। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बढ़ जाएगी। जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं गोल्ड, उस पे कस्टम ड्यूटी रिड्यूस करी गई है। हमने पहले ही पढ़ा, गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है श्रिम्प और फिश फीड को, तो 5% तक रिड्यूस करती गई है इसके ऊपर। तो इससे क्या होगा, मेरीन एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिवनेस मिलेगी इंटरनेशनल मार्केट में। कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब कि उसको एक उसकी जो प्राइस है वो कम होगी, तो वो और जो सप्लायर्स हैं फॉरेन मार्केट में उनके मुकाबले एक अच्छा प्राइस ऑफर कर सकती है, अच्छे उसके सेल के प्रोस्पेक्ट्स कर सकता है। दैट इज कॉम्पिटिटिवनेस इन एनहांस करना। नाउ एनर्जी ट्रांजिशन को कैसे सपोर्ट कर रही है, मोर एक्सेम्प्टेड मोर कैपिटल गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल्स एंड पैनल्स। और स्ट्रेटेजिक सेक्टर को fully exempt custom duties on 25 critical minerals। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आजकल। बहुत सारे ऑटोमेशन के जो चीजें बनती हैं, जो ऑटोमोबाइल्स बनते हैं, उसमें बहुत कई स्पेसिफिक मिनरल्स की जरूरत होती है। तो और भी मेजर सेक्टर्स हैं जहाँ जरूरत होती है, तो उस पे कस्टम ड्यूटीज एग्जेम्प्ट कर रही है, पूरी 100% एग्जेम्प्ट हो जाएंगी 25 क्रिटिकल मिनरल्स। कमिंग ऑन टू द डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स, ये एक मेजर पार्ट है बजट का जो डायरेक्ट हमें अफेक्ट करता है, डायरेक्ट सिटीजन्स को इफेक्ट करता है। डेवलपमेंट स्कीम्स का तो हमें धीरे धीरे पता चलता है सर, बट इसका मेजर एक हमें पता चलता है। लेट अस डिस्कस कि क्या क्या इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। यस, रैशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, मेजर चेंजेस करे गए हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में। यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन ऑल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स टू अट्रैक्ट अ टैक्स रेट ऑफ 12.5%। सी, ये जो टैक्स रेट है ये तो कम कर दिया गया है, बट अ मेजर चेंज हियर इज अब इंडेक्सेशन बंद हो जाएगी। आई विल टेल यू व्हाट इज इंडेक्सेशन। सपोज मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी फॉर 20 लाख रुपीज 10 साल पहले, और अब मैं उसको बेच रही हूँ फॉर 1 करोड़ रुपीज। तो पहले क्या होता था कि वो जो 20 लाख रुपीज की ओवर द 10 ईयर्स भी तो वैल्यू बढ़ी होगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी होगी, डिस्पाइट मैंने जितना भी प्रॉफिट किया। तो उसमें क्या होता था कि 20 लाख सपोज अब 80 लैक्स बन गया, तो मुझे वो 80 लैक्स 1 करोड़ में से माइनस हो गए, सिर्फ 20 लैक्स के ऊपर ही मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता होगा। इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन, कि वो 20 लैक्स कितना बढ़ गए। लेकिन अब वो इंडेक्सेशन बिल्कुल गवर्नमेंट बनने बंद कर दिया है। क्या करा है गवर्नमेंट ने, टैक्स रेट तो रिड्यूस कर दिया, लेकिन वो अब इंडेक्सेशन नहीं होगी। तो अगर अब मैं वो 20 लाख रुपीज की जो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी 10 साल पहले, आज 1 करोड़ की बेच रही हूँ, तो मुझे उसका डिफरेंस 80 लाख रुपीज के ऊपर 12.5% देना होगा टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, विच इज नॉट लेस। वो वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, चाहे टैक्स रेट कम है, क्यों नहीं है टैक्स रेट कम, चाहे फिर भी मुझे एक ज्यादा झटका मिलेगा। एक प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वाले सेक्टर को बहुत ज्यादा झटका दिया है इसमें गवर्नमेंट ने। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स फाइनेंशियल एसेट्स टू अट्रैक्ट 20% टैक्स रेट, ये बढ़ा दिया गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और ये है कि एक पहले 1 लाख की एग्जेम्पशन थी कैपिटल गेन्स पे पर ईयर, कि चलो किसी का अगर 1 लाख होता था तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, उससे अगर ज्यादा होगा तो टैक्स देना पड़ेगा। अब क्या कर दिया, उसको 1.25 लाख कर दिया, 1.25 लैक्स पर ईयर। एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया। एंजल टैक्स क्या होता है, लेट अस डिस्कस। Angel tax is a tax imposed on Indian startups receiving funding from investors above the fair market value. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोई कंपनी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ₹1 करोड़ है,
बट अगर वो रेज करती है एंजल इन्वेस्टर्स से 1.5 करोड़ रेज कर लेती है, तो एक एंजल टैक्स लगता है, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन से ये कंपनीज वो होती हैं, वो स्टार्टअप्स होते हैं जो अनलिस्टेड होते हैं। इनको क्या होगा, तो फिर जो एक्सेस इनको इन्वेस्टमेंट मिलती है, जैसे इस केस में, इस एग्जांपल में 50 लाख रुपीज मिली है, तो इसके ऊपर टैक्स लगता है, दैट इज एंजल टैक्स। इसको गवर्नमेंट में बिल्कुल एबॉलिश कर दिया है अंडर दिस बजट स्कीम्स। और सेफ हार्बर रेट्स फॉर फॉरेन माइनिंग कंपनीज लेकर आ रही है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑन फॉरेन कंपनीज रिड्यूस फ्रॉम 40% टू 35%। तो इससे क्या होगा कि फॉरेन कंपनीज को एक मेजर प्रोत्साहन मिलेगा आने। और जो एक न्यू टैक्स रिजीम लेकर आई है गवर्नमेंट, जिसमें कि टैक्स स्लैब्स में चेंजेस करे गए हैं, 0 to 3 lakhs की अगर आपकी इनकम है पर ईयर पर फाइनेंशियल ईयर, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, प्लस आपको एक एग्जाम्पशन मिलेगी सेविंग्स की, दैट इज अप टू 17,500 रुपीज। 3 to 7 लाख सैलरी वालों को या 3 to 7 लाख अर्निंग वालों को 5% देना पड़ेगा इनकम टैक्स, 7 to 10 वालों को 10%, 10 to 12 वालों को 15%, 12 to 15 वालों को 20% और अबव 15 लाख वालों को 30% तक टैक्स देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज इंक्रीज फ्रॉम 50,000 टू 75,000। और जो फैमिली पेंशन वाले हैं उनकी इंक्रीज हो गई है डिडक्शन फ्रॉम 15,000 टू 25,000। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, तो गवर्नमेंट का जो रुपी है, जो गवर्नमेंट की अर्निंग है, वो आती कहाँ से है कि वो स्पेंड कर सके। तो अगर गवर्नमेंट सपोज 100 रुपीज कमा रही है फॉर एन एग्जाम्पल, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि कैसे कैसे डिविजन होगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर वो 100 रुपीज कमा रही है तो 27% तो बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज से आ रहा है। सी, ये एक बहुत अच्छी न्यूज नहीं है, बहुत अच्छा एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि एक मेजर पार्ट हमारे इनकम का, हमारे पास जो रुपीज आ रहे हैं, अगर वो मेजर पार्ट एक लाइबिलिटी होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं 27% के करीब हमें मिल रहा है बोरोइंग और लाइबिलिटी से, दैट मीन्स कि हमें इंटरेस्ट पेमेंट्स भी देनी होंगी उतनी ही ज्यादा, और फिर हमें उसको पे बैक भी करना हो। ठीक है, नेक्स्ट पे अब हम देखते हैं कि कौन सा टैक्स सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की इनकम में कंट्रीब्यूट करता है। सर, नंबर 1 पे आ रहा है इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, जो कि हर किसी को, सैलरीड को, बिजनेस एम्प्लॉय को, सबको देना होता है, 19%। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें आता है जीएसटी और अदर टैक्सेस, 18%। फिर आता है कॉर्पोरेशन टैक्स, जो प्रोडक्शन हाउसेस, अलग अलग कॉर्पोरेट हाउसेस पे लगता है, 17%। उसके बाद आता है नॉन टैक्स रिसिप्ट, जैसे कि कोई फीस एंड फाइन लगाती है गवर्नमेंट, कोई सर्विस चार्जेस लेती है कुछ डॉक्यूमेंट बनाने के, कुछ भी करने के, दैट इज 9%। उसके बाद आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटीज 5%। और फिर आता है कस्टम्स 4% एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स आती हैं 1%। तो ये सब एरियाज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को मेजर, जहाँ से उसको इनकम होती है, वो कैसे डिवाइडेड है। अब रुपीज तो आ गए, अब रुपीज जाते कहाँ है, कौन से सेक्टर्स में गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज करे, कौन से सेक्टर्स में ज्यादा दे रही है गवर्नमेंट, तो ये हम इसमें मेजरली देखेंगे। सी, अगर एक गवर्नमेंट जो टैक्सेस कलेक्ट कर रही है, उसको स्टेट्स का तो शेयर देना ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, वो सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन 21% तो स्टेट्स को चल जाता है, स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। लेकिन एक स्टेट्स को देने के बाद, चलो हम स्टेट्स को भी दे रहे हैं, वो भी हमें डेवलपमेंट में ही हेल्प करेगा, बट उसके बाद सेकंड मेजर जो सेक्टर है जहां पे हमारा पैसा जा रहा है, इज इंटरेस्ट पेमेंट्स, दैट इज 19%। देखो, मैंने पहले हाईलाइट किया था इसमें रुपीज कम्स फॉर्म में, कि अगर 27% हम बोरिंग और लाइबिलिटीज से ले रहे हैं, तो उसका हमें इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो मेजर हमारा पैसा भी वहीं से आ रहा है और मेजर पैसा जा भी वहीं पे रहा है, 19% हम इंटरेस्ट पेमेंट्स पे ही खर्च कर रहे हैं। इससे हमारी ये जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है, ये हमारा सिर्फ एक लीकेज है, ये हमारी इकोनॉमी में कुछ भी इंजेक्शन नहीं कर रहा, कुछ उसको आगे नहीं लेकर जा रहा। नेक्स्ट क्या होगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, जो भी सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या डिफेंस से रिलेटेड कोई भी स्कीम्स लेके आती है, उसमें 16% जा रहा है।
नेक्स्ट आ रहा है 99% हमारा फाइनेंस कमीशन को जा रहा है। फाइनेंस कमीशन बहुत फाइनेंसेस हैंडल करते हैं कि कहाँ स्पेंड करना है, कितना करना है, सब कुछ। अदर एक्सपेंडिचर है जो अभी गवर्नमेंट ने नहीं डिस्क्लोज किया। नेक्स्ट इज 8% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में। सी सेंट्रल सेक्टर स्कीम यहाँ पे भी जा रहा है। इसमें क्या होगा, एक्सक्लूड करा गया है डिफेंस सेक्टर और सब्सिडी इंक्लूड नहीं करा गया है। क्यों नहीं करा गया? क्योंकि डिफेंस एक ऑलरेडी एक मेजर पार्ट है हमारे खर्चे का, गवर्नमेंट के खर्चे का। क्योंकि डिफेंस पे सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर एक, अगर हम सिंगल सेक्टर देखें, इंटरेस्ट पेमेंट्स पे तो जाता ही है बहुत सारा पैसा, लेकिन अगर हम पूरे इकोनॉमी के अंदर सेक्टर्स देखें तो डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा जाता है। उसके बाद क्या है? सब्सिडीज। तो ये सब मेजर एरियाज है जहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा जाता है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से मेजर सेक्टर्स हैं। वो तो एक कम्युलेटिव चीज होगी कि सेंटर स्कीम्स में चला गया, फाइनेंस कमीशन को चला गया, बट ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे मेजर आइटम्स हैं जहाँ पे ज्यादा गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है? सबसे पहले आएगा डिफेंस में। डिफेंस में जाता है 4.5 लाख करोड़ के करीब जा रहा है। रूरल डेवलपमेंट पे 2.6 लाख करोड़ रुपीज जा रहा है। एग्रीकल्चर में जा रहा है 1.5 लाख करोड़ रुपीज। होम अफेयर्स में जा रहा है 1.5। एजुकेशन पे जा रहा है 1.25। आईटी एंड टेलीकॉम पे जा रहा है 1.16। हेल्थ पे जा रहा है 89,000 करोड़। एनर्जी पे 68,000 करोड़ और सोशल वेलफेयर पे 56,000 करोड़ और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे 47,000 करोड़ के करीब। सी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज्यादा इसमें मेजर रोल प्ले करती है, तो इसीलिए इसमें गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थोड़ी कम है। बट एक डिफेंस सेक्टर ऐसा है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एक मेजर रोल प्ले कर रही है। चलो, बहुत से प्राइवेट सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि सब्सिडाइज रेट पे हमें आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बट मेजर खर्चा कोई भी हमें एयरक्राफ्ट, कोई भी फाइटिंग जेट, कुछ भी परचेज करती है गवर्नमेंट, वो सारा डिफेंस एक्सपेंडिचर पे आता है। आर्मी मेंटेन करना, उनको पेंशन सिस्टम, सब कुछ वो डिफेंस में आएगा। और फिर एक ये रैंकिंग दी गई है कैसे कैसे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है। तो मेजर स्कीम्स में कैसे जाता है मनरेगा? देखो, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको मेजर मेजर आप 100% ऑफ द स्कीम्स तो नहीं याद रख सकते हो, बट मेजर स्कीम्स जैसे कि मनरेगा जैसी स्कीम है, इसका मेन फीचर्स आपको पता होने चाहिए। क्या होता है मनरेगा का मेन फीचर? 100 days ऑफ एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट। ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, इंक्रीज कर रहे हैं अपना एलोकेशन, इंक्रीज कर रहे हैं 60,000 से 86,000 तक लेके जा रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लेके जा रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में लेकर जा रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सोलर एनर्जी को प्रमोट करें, सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आता है। और सेमी कंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग। सी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है डिजिटल इकोनॉमी पे। अगर डिजिटल इकोनॉमी चाहिए तो फिर वैसी डिवाइसेस भी चाहिए, तो डिस्प्ले चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, वैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चाहिए। एलपीजी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 180 से 1500 तक, 1500 करोड़ तक ज्यादा कर रही है खर्चा गवर्नमेंट एलोकेट। फिर है आइडिया स्कीम पे कर रही है ज्यादा। नाउ विल कम टू रिसिप्ट्स। सी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में। रेवेन्यू रिसीट्स के मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि कोई फीस फाइन कलेक्ट कर रही है, टैक्सेस कलेक्ट कर लिया, वो रेवेन्यू रिसीट्स में आएंगे, जिसमें कि कोई एसेट या कोई लाइबिलिटी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। कैपिटल रिसीट्स में क्या होता है, अगर कोई एसेट या कोई लाइबिलिटी इन्वॉल्व है तो उसको कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। कैसे होगा? जब आप कोई एसेट अपना बेच रहे हो, जब कोई गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, उसके पास पैसा तो आ रहा है, उसका एसेट जा रहा है, तब क्या होगा? कैपिटल रिसीट आएगी। जब कोई गवर्नमेंट लोन ले रही है, तो उसके पास पैसा रहा है, लेकिन वो कौन सा पैसा? कैपिटल रिसीट है, उसकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। जब गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस हो रहा है या गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ रही है, उसको कैपिटल रिसीट बोलते हैं। तो इसमें हम मेजरली देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट्स कम हो रही है। हमने देखा आज पिछले एक साल में कम डिसइन्वेस्टमेंट हुई है। पिछले 2-3 साल पहले ज्यादा ट्रेंड था डिसइन्वेस्टमेंट का, तो कैपिटल रिसीट्स ज्यादा थी, लोन ज्यादा ले रही थी गवर्नमेंट, और इसमें रेवेन्यू रिसीट्स ज्यादा बढ़ रही है।
मतलब टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, टैक्स से, फाइन से, उसके में से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब रेवेन्यू तो आ गया, एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा है? सी अब भी आपको समझना होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा। सैलरीज पे कर रही है गवर्नमेंट, सब्सिडीज दे रही है गवर्नमेंट, और क्या दे रही है गवर्नमेंट? पेंशन दे रही है गवर्नमेंट। वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट कोई एसेट क्रिएट कर रही है, कोई चीज, मेजर चीज खरीद रही है। गवर्नमेंट ने कोई लैंड खरीद लिया है एक आवास योजना के लिए, सपोज, ठीक है। कोई डैम बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कोई लोकल लोगों से लैंड खरीदा है, और गवर्नमेंट ने कोई अपना लाइबिलिटी को उतारा है, सपोज गवर्नमेंट ने आईएमएफ से कोई लोन लिया है, उसने एक्सपेंडिचर किया उस लोन को रीपे करने के लिए, तो वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एक बहुत अच्छा साइन नहीं है कि गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। सी इसमें क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किस जगह पे बढ़ रहा है। अगर तो वो लाइबिलिटीज कम करने पे बढ़ रहा है, चलो वो भी अच्छा है, हमारी देनदारी कम हो रही है। बट अगर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बढ़ रहा है, इन सब चीजों में बढ़ रहा है, तो वो एक हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो सही, लेकिन हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? सैलरीज बढ़ रही हैं लोगों की, वैसे गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है। कभी कोई हादसा हो जाता है, जैसे हमने देखा कि कुछ रेल हादसा हो गया, तो गवर्नमेंट को कॉम्पनसेशन देनी पड़ती है। तो ये सब था मेजर चीजें जो हमने देखी हमारे आज के बजट में। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आया है। बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बीट एसएससी, सीजीएल, और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, जरूर ट्राई करूंगी सबको मैं रिप्लाई करूं। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।